students, how are you? Hope you will be fine. So let's start our lecture today. This is class biology and we are revising chapter number 16 main and is environment. तो इस चैप्टर को जो हमारे लर्न करने के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं टू लर्न अबाउट द लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले जो आप 10 to 15 मिनट्स की वीडियो है इसमें जो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं उनको स्टडी करेंगे, यानी कि व्हाट इज़ स्पीशीज़, व्हाट इज़ पॉपुलेशन, व्हाट इज़ कम्युनिटी, व्हाट इज़ बायोस्फीयर। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है अलग-अलग से इनकी डेफिनेशंस। तो नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के। तो इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसमें आपने बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में भी बताना है और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में भी बताना है। बायोटिक कंपोनेंट्स हम जानते हैं कौन से होते हैं, जो कि लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और इनकी आपने डिफरेंट टाइप्स बतानी है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, प्रोड्यूसर्स। इसके अलावा जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है लाइक एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है अलग-अलग से कि डिराइव द डिफरेंस बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। या लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है डिस्क्राइब अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। सो नेक्स्ट इज़ फ्लो ऑफ मटेरियल्स। तो जो मटेरियल्स का बहाव है या एनर्जी का बहाव है इकोसिस्टम में वो किस तरह से होता है, वन ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे और सेकंड ट्रॉफिक लेवल से थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी का बहाव जो है वो इकोसिस्टम में किस तरह से होता है। तो ये आपको इस तरह से आ सकता है, राइट अ नोट ऑन फ्लो ऑफ मटेरियल्स। नेक्स्ट इज़ इंट्रैक्शंस इन इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम के जो आपस में इंट्रैक्शंस जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें आपने डिफरेंट रिलेशनशिप्स का बताना है, सिम्बियोसिस क्या होता है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या होता है और कमेंसलिज्म क्या होती है। हम जानते हैं कि जो सिम्बियोसिस का रिलेशनशिप आपसे पेपर में इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ सिम्बियोसिस एंड गिव एन एग्जांपल। शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज़ म्यूचुअलिज्म, गिव एन एग्जांपल। व्हाट इज़ पैरासिटिज्म, गिव एन एग्जांपल। व्हाट इज़ कमेंसलिज्म, गिव एन एग्जांपल्स। तो आपने डेफिनेशन साथ साथ एक आध एग्जांपल जो है वो भी लाजमी देनी है। या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है राइट और नॉट इंट्रैक्शन इकोसिस्टम। तो इसमें आपने फिर इनकी कंप्लीट डिटेल जो है वो लिखनी है। जो आपने लिखना है पेपर में, आपकी प्रेजेंटेशन जो है बिल्कुल नीट होनी चाहिए और आपने नंबरिंग साथ में क्वेश्चन की लाजमी करनी है और आपने एक डिटेल्ड आंसर लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन में, ताकि आपके उसके कंप्लीट मार्क्स मिले, आपके बिल्कुल भी इसमें डिडक्शन ना हो। तो नेक्स्ट है ये आपसे जो ये वाले टॉपिक्स हैं आपको इंट्रैक्शंस इन इकोसिस्टम और फ्लोर मटेरियल जो है वो नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स की वीडियो में मिल जाएंगे। और लास्ट 10 to 15 मिनट्स की वीडियो है उसमें आपको कंजर्वेशन ऑफ नेचर, डेंगू फीवर की ये जो है टॉपिक्स मिल जाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ नेचर में हमने देखना है कि किस तरह से जो हमारे रिसोर्सेज हम जानते हैं कि रिसोर्सेज जो है कुछ होते हैं रीन्यूएबल, कुछ होते हैं नॉन रीन्यूएबल। तो आपसे इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है पेपर में, राइट द डिफरेंस बिटवीन द रीन्यूएबल एंड। लेट्स स्टार्ट मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। तो हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इंसान का जो उसके एनवायरनमेंट के साथ जो स्टडी है ना उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। इसको हम क्या कहते हैं, स्टडी को इकोलॉजी। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन से आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ इकोलॉजी। तो ये क्या है कि ये इंटर रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का और उसके इन्वायरमेंट का। अब हम देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल सिलेक्शन है उसके लेवल्स कौन कौन से हैं। जो सबसे बेसिक यूनिट होता है वो कौन सा होता है, स्पीशीज़ होती है। बहुत सी स्पीशीज़ जो है वो जब एक जगह पे इकट्ठी रह रही होती हैं तो वो मिलकर क्या बनाती हैं, पॉपुलेशंस बनाती हैं। बहुत सी पॉपुलेशंस जो हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, कम्युनिटी बनाती हैं। बहुत सी कम्युनिटीज़ जो हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, इकोसिस्टम बनाती हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम जो है बहुत सारे लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का मजमूआ होता है। यानी कि एक जो कोई भी प्लेस है उसके ऊपर जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं और जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं लाइक लाइट है और पानी है, एयर है, और जो लिविंग कंपोनेंट्स लाइक ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, तो वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। और जो बायोस्फीयर है वो अर्थ का वो पार्ट है जिसके ऊपर लाइफ जो है वो सर्वाइव करते हैं। तो आपसे ये इस तरह से पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, व्हाट इज़ स्पीशीज़, व्हाट इज़ पॉपुलेशन, व्हाट इज़ कम्युनिटी। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है डिफाइन इकोसिस्टम और डिफाइन बायोस्फीयर। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब्स लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिलेक्शंस। या फिर ऐसे व्हाट आर द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिलेक्शन। तो इसमें आपने जो है वो सबका बताना है, स्पीशीज़, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। तो आपने सबसे पहले जो ये वाली इसके अंदर टर्म्स हैं इनके आपने नेम्स याद रखने हैं ताकि आपको जो ये सीक्वेंस वाइज ये नेम्स याद हों।
तो फिर आपने जहन के साथ जो है वो डेफिनेशन लिखनी है। तो पेपर में आपसे जो ये वाला क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिलेक्शन। तो इसमें आपने इन चीज़ों की जो डिटेल है वो बतानी है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि इकोसिस्टम जो है वो किन किन चीज़ से मिलकर बना। तो हम प्रीवियस क्लासेस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि इकोसिस्टम जो है वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का मजमुआ है। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, वो कंपोनेंट्स जो कि लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से कंपोनेंट्स जो कि लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। वर्ड बायो मीन्स लाइफ, तो उसी से जो बना है बायोटिक। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, जो कि लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो कौन से होते हैं, जो कि नॉन लिविंग होते हैं। द वर्ड ए मीन्स नहीं है। जहाँ पे भी किसी टर्म्स के स्टार्ट में ए लगेगा तो उसका मतलब है कि उसमें वो चीज़ नहीं है। तो एबायोटिक का मतलब है कि उसमें लिविंग थिंग्स नहीं है। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। तो पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो आपने दरम्यान में मार्जिन लाइन लगा के एक साइड पे बायोटिक कंपोनेंट्स लिखने हैं और एक साइड पे एबायोटिक कंपोनेंट्स लिखने हैं, और इनकी जो एक आध एग्जांपल जो हैं वो भी साथ में ज़रूर देनी है। लाइक एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है उसमें आ जाता है लाइट, एयर, वाटर, सॉइल, ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इसमें ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ऑर्गेनिज्म की अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो वो है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। और अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स में देखें तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो आपने बताना है वो कौन कौन से हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स या डिकम्पोजर्स। तो आपसे जो है वो सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर द प्रोड्यूसर्स। तो हम जानते हैं कि प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, जो कि ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स कि अपनी खुराक जो उनसे जानदार खुद बना सकते हैं, यानी कि प्लांट्स। अब जो प्लांट्स जो अपनी वो फूड है वो खुद क्यों बना सकते हैं, इसलिए बना सकते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, जो कि सनलाइट की मौजूदगी में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर अपने फूड खुद बना सकता है। तो ऐसे जानदार जो अपना फूड खुद बना सकते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स। और वो कौन से हैं, प्लांट्स। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द प्रोड्यूसर्स। तो आपने इसकी डेफिनेशन में ये बताना है और साथ में इसके एग्जाम्पल में भी बताना है कि वो कौन से हैं, प्लांट्स। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द कंज्यूमर्स, तो आपने उसके भी बताना है कि ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब है कि ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, बल्कि ये तैयारशुदा फूड जो है वो हासिल करते हैं कहाँ से, प्रोड्यूसर से। वो अपना फूड क्यों नहीं बना सकते, रोशनी तो इन पर भी पड़ती है और वाटर भी ये लेते हैं, बिकॉज इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। कंज्यूमर अपना फूड खुद क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो अगर आपसे पेपर में ऐसे ही पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, तो आपने बताना है जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, कंज्यूमर अपना फूड खुद नहीं बना सकते। प्रोड्यूसर्स जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, कंज्यूमर्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जा सकता। तो साथ में इनकी आपने एग्जांपल्स जो हैं वो भी देनी है। जो कंज्यूमर्स हैं उनकी जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, सारे एनिमल्स, ऑल एनिमल्स, तमाम जानवर जो हैं हम जानते हैं हम अपने फूड प्लांट से लेते हैं, प्रोटोजोन्स और बहुत सारे बैक्टीरिया। जो एनिमल्स हैं वो इकोसिस्टम के मेजर कंज्यूमर्स हैं। अब जो इकोसिस्टम के जो मेजर एनिमल्स हैं उनकी फर्दर डिवीजन्स हैं हर्बीवोर्स में, कार्निवोर्स में। तो जो हर्बीवोर्स हैं एज अ नेम इंडिकेट्स वो जो कि हर्ब्स खाते हैं, यानी कि प्लांट्स वगैरह खाते हैं। और कार्निवोर्स कौन से होंगे, जो कि गोश्त खाते हैं, लाइक कैटल है, डियर है। तो ये क्या है, कार्निवोर्स। इस तरह से जो कंज्यूमर्स हैं उनकी टाइप्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स।
आपसे पेपर में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कंज्यूमर्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो आपने सबसे पहले कंज्यूमर की डेफिनेशन बतानी है, फिर आपने बताना है कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं, साथ में उनकी एक आध एग्जांपल देनी है, फिर आपने बताना है सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, एक आध एग्जांपल देनी है, और फिर आपने बताना है कि टर्शियरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं वो कौन से होते हैं, जो कि डायरेक्टली प्लांट से फीड लेते हैं, वो जो कि डायरेक्टली प्लांट से फीड लेते हैं। तो जो कार्निवोर्स हैं वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो कौन से होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जो हैं जो कि हर्बीवोर्स पे फीड करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से हैं, जो कि हर्बीवोर्स पे फीड करते हैं। इनकी एग्जांपल कौन सी हैं, फॉक्स है, फ्रॉग है, प्रेडेटरी बर्ड्स हैं और बहुत सी फिशेस हैं। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स या फिर टर्शियरी कंज्यूमर कौन से हैं, जो कि प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर कौन से हैं, जो कि प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं। इनमें क्या है, वुल्फ एंड आउल, यानी कि भेड़िया है और उसमें और आउल है, ये सेकेंडरी कार्निवोरस हैं या फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं। इसकी एग्जांपल है लायन, टाइगर एट्सेट्रा, जो सेकेंडरी कार्निवोर्स पे फीड करते हैं। टर्शियरी कार्निवोर्स आर नॉट ईटन बाय एनी अदर एनिमल्स। जो टर्शियरी कार्निवोर्स हैं उनको हम टॉप कार्निवोर्स भी कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है कि जो टॉप कार्निवोर्स हैं वो कौन से हैं। तो जो टर्शियरी कार्निवोर्स हैं उनको टॉप कार्निवोर्स भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट इज़ दी डीकम्पोजर्स। तो ये पेपर में आपसे जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पे अगर पूछा जाए कि राइट नोट ऑन या राइट अ कंप्लीट डिटेल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो आपने इसमें पहले लिखने हैं दीज आर कंसिस्टिंग ऑफ बार्टिंग कंपोनेंट्स, ए बार्टिंग कंपोनेंट्स। बार्टिंग कंपोनेंट्स में आपने बताने हैं कि ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, फिर आपने उसकी टाइप्स बतानी है कि हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, फिर आपने उसकी फर्दर टाइप्स बतानी है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। और ए बार्टिंग कंपोनेंट्स में भी आपने इसकी एग्जांपल्स बतानी है। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द प्राइमरी कंज्यूमर, व्हाट आर द टर्शियरी कंज्यूमर, व्हाट आर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स और व्हाट आर द प्रोड्यूसर्स। अब डीकम्पोजर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन डीकम्पोजर्स एंड गिव एग्जांपल। तो डीकम्पोजर कौन से होते हैं, एज द नेम इंडिकेट्स, जो कि डीकम्पोज कर देते हैं या फिर ब्रेक डाउन करते हैं कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो कि डेड मैटर के होते हैं, टू सिंपल कंपाउंड्स में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, हमने पढ़ चुके हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो किस तरह से है कि वो एक एंजाइम सिक्रिएट करते हैं, जो कि डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल के ऊपर रिएक्ट करता है और उनके अंदर से ऑर्गेनिक मटीरियल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस तरह डाइजेस्ट करने के बाद जो डीकम्पोजर्स हैं इनमें से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो रिमेनिंग सब्सटेंसेस हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर ऐड हो जाते हैं। तो इसकी एग्जांपल कौन सी है डीकम्पोजर्स की, बैक्टीरिया और फंजाई। तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट आर द डीकम्पोजर्स और उनकी जो है एग्जांपल्स है, तो आपने इसकी ये डेफिनेशन बतानी है कि इसमें वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मतलब डेड प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रेकडाउन करती हैं, उसमें से जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर से अपने न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं, जो रिमेनिंग सब्सटेंस रह जाता है वो एनवायरनमेंट के अंदर ऐड हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल कौन सी है, बैक्टीरिया एंड फंगस। इसकी एग्जांपल कौन सी है, बैक्टीरिया एंड फंगस। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर है उसको हर्बीवोर खा रहा है, हर्बीवोर जो है वो उसको प्राइमरी कार्निवोर जो है वो ले रहा है, प्राइमरी कार्निवोर जो है उसको सेकेंडरी कार्निवोर कंज्यूम कर रहा है और सेकेंडरी कार्निवोर को टर्शियरी कार्निवोर। तो ये इनकी एक सीक्वेंस है, जिस तरह से इनमें जो है वो सिलसिला एक जारी रहता है। तो ये मिलके सारे क्या बना रहे हैं, इको सिस्टम बना रहे हैं। ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं सारे, और ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, इको सिस्टम बना रहे हैं। इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें प्रोड्यूसर्स भी शामिल है, इसमें कंज्यूमर्स भी शामिल है और इसमें डीकम्पोजर्स भी शामिल हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि जो मटेरियल एनर्जी है उसका इकोसिस्टम में कैसे जो है वो फ्लो है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी का फ्लो है वो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे जो है वो यूनी डायरेक्शनल है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में है। तो ये हम जो है वो डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले जो सोलर एनर्जी है वो पड़ रही है प्रोड्यूसर्स पे, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हुई थी, उसमें कुछ जो है वो हीट में डिसिपेट हो जाती है और बाकी जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए यूज़ होती है। इसी तरह से जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी
जो आगे हर्बीवोर्स एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी जो ऑर्गेनिक फूड में थी उसको यूज़ करने के बाद कुछ एनर्जी उसमें से हीट के तौर पर डिसिपेट हो जाती है और बाकी जो है वो डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो जाती है। अब हर्बीवोर्स को कौन कंज्यूम कर रहा है? कार्निवोर्स। इनमें भी एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो बॉडी हीट के तौर पर डिसिपेट होने के बाद डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़ पे कंज्यूम हो जाती है। सोलर एनर्जी है वो उसको प्रोड्यूसर्स कंज्यूम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स एंड कार्निवोर्स को डीकम्पोजर्स। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से एनर्जी का जो फ्लो है वो हो रहा है। तो इसकी हम थोड़ी सी जो डिटेल है वो आपको बताएंगे। इससे पहले आपको ये बताएंगे कि आपके पेपर में आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। तो आपने उसकी ये कंप्लीट डिटेल लिखनी है। आप लिखेंगे तो फिर ये आपको जो है वो फुल मार्क्स मिलेंगे। हम जानते हैं कि जो मेन सोर्स एनर्जी का है वो क्या है? सन। जो मेन सोर्स एनर्जी का वो क्या है? वो है सूरज। एनर्जी का जो मेन सोर्स है वह सूरज है। तो सबसे पहले जो सूरज से एनर्जी है वो प्रोड्यूसर से पड़ती है, यानी कि प्रोड्यूसर यानी कि वो मतलब प्लांट्स है जो कि सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वह एनर्जी जो है वो कहाँ पे स्टोर हो जाती है? इनके टिश्यू में, मैकेनिकल एनर्जी में और हीट एनर्जी में, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। ये एनर्जी जो कि अब प्रोड्यूसर के अंदर स्टोर हुई थी ये अब इनमें किन में ट्रांसफ़र हो रही है? इसको अब हर्बीवोर्स कंज्यूम करेंगे और फिर जो है प्रोड्यूसर्स जो है उनको जो हर्बीवोर्स हैं प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं। हर्बीवोर्स जो हैं इस मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी जो है डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान में कंज्यूम कर लेते हैं और जो बाकी एनर्जी है उसको टिश्यूज़ में स्टोर कर लेते हैं। जो कार्निवोर्स हैं वो अब हर्बीवोर्स को खाते हैं और एनर्जी को हासिल करते हैं। इसे वो इस एनर्जी को डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। ये जो स्टोरेज है एनर्जी का और एक्सपेंडिचर है एक इकोसिस्टम में, ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग है। ये एनर्जी का स्टोरेज किसके अकॉर्डिंग है? लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी जो है वो पैदा होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाती है। कि यानी कि एनर्जी जो है वो ना तो क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट होती है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आपने इसमें बताना है कि इसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो कांस्टेंट ही रहती है, ना तो ये पैदा होती है ना ही ये डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। constant flow of energy from sun through producers to consumers and decomposers। यानी कि एनर्जी जो है वो कॉन्स्टेंटली उसका फ्लो हो रहा है फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर में। किस तरह से हो रहा है? इसमें कॉन्स्टेंटली एनर्जी का फ्लो फ्रॉम सन से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर से डीकम्पोजर्स में। A significant decrease in useful energy during transfer of energy at each trophic level। लेकिन जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। यानी क्या होता है कि जब एनर्जी जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल में मूव करती है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो हीट के तौर पे डिसिपेट हो जाती है। तो दिस वाज फ्लो ऑफ एनर्जी। तो आपसे पेपर में पूछा जाए राइट अ नोट ऑन फ्लो ऑफ एनर्जी, तो इसमें आपने इसका कंप्लीट बताना है कि ये कैसे सूरज से प्रोड्यूसर्स पे ये जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, प्रोड्यूसर्स से हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स पे और कार्निवोर्स से डीकम्पोजर्स पे। तो इसमें जो एनर्जी है ना तो वो क्रिएट हो रही है ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है। जितनी सूरज से आ रही थी वो उसी तरह से, ना ही वो क्रिएट हुई है और ना ही वो डिस्ट्रॉय हुई है, जस्ट वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। लेकिन एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में मूव करते हुए इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। कुछ ना कुछ एनर्जी जिसमें क्या होता है? लॉस्ट हो। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ फ्लो ऑफ मटेरियल्स। तो फ्लो ऑफ मटेरियल जो है वो आपको पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन फ्लो ऑफ मटेरियल्स। द मटेरियल्स फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट बाय मीन्स ऑफ फूड चेन्स। मटेरियल्स जो हैं वो कैसे फ्लो करते हैं? फूड चेन्स के ज़रिए से। तो ये MCQ में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो मटेरियल का फ्लो है वो कैसे होता है? फूड चेन्स और फूड वेब के ज़रिए से।
तो फूड चेन जो है वो क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ फूड चेन? इट इज़ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन एन इकोसिस्टम। यानी कि एक इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिज्म की सीरीज़ है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे को खाता है और दूसरा तीसरे को खाता है, और इसी तरह से ये जो सिलसिला है वो चलता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डायग्राम में देख सकते हैं, जो ग्रास है उसको ग्रास होपर खाता है, ग्रास होपर को जो है वो स्पैरो खाती है, जो स्पैरो है उसको हॉक खाता है। तो ये क्या है? एक फूड चेन का एक सिलसिला है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है। जो इसकी जो बेस होती है, इट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूसर्स। जो फूड चेन की बेस है, इट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूसर्स। तो ये आपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो फूड चेन की बेस है वो क्या है? इट इज़ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर को आगे प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर को आगे सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर को आगे टर्शियरी कंज्यूमर खाता है। तो इस तरह से हमारे पास एक जो सीरीज़ बनती है वो ऐसे है, जो कि आप देख सकते हैं। प्रोड्यूसर्स को कौन ले रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शियरी कंज्यूमर। जो फूड चेन है इसके अंदर जो एक न्यूट्रिशन का इंटरेक्शन जो है बायोटिक कंपोनेंट्स में शामिल है। आमतौर पे उसमें 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। कितने ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं? 4 से 5। शॉर्टर फूड प्रोवाइड ग्रेटर फूड अवेलेबल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। जो फूड वेब क्या होता है? इट इज़ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। तो जो फूड वेब से की आपकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज़ फूड वेब? तो आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है कि ये क्या है, कि ये फूड चेन्स का नेटवर्क है। ये क्या है? फूड चेन्स का नेटवर्क जो कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे आपस में कनेक्टेड होते हैं, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में कौन कौन से इंटरेक्शंस हैं वो हम स्टडी करेंगे। इंट्रास्पेसिफिक भी होते हैं और ये इंटर स्पेसिफिक भी होते हैं। इंट्रास्पेसिफिक कौन से होते हैं? अगर ये इंटरेक्शंस सेम स्पीशीज़ में हों, अगर ये इंटरेक्शंस सेम स्पीशीज़ के दरमियान हो तो उन्हें क्या कहते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। और अगर ये इंटरेक्शंस जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। नेक्स्ट इज़ कंपटीशन। लेट्स सी व्हाट इज़ कंपटीशन। इकोसिस्टम में नेचुरल सोर्सेज जैसा कि न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पेस हैं, दीज आर यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई। तो इनकी सप्लाई जो है वो कम होती है, तो इनका आपस में जो कंपटीशन है वो ज़्यादा होता है इन सोर्सेज की यूटिलाइजेशन के लिए। ये कंपटीशन जो है इंट्रास्पेसिफिक भी हो सकता है, इंटरस्पेसिफिक भी हो सकता है। इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इंटरस्पेसिफिक से ज़्यादा सवियर होता है। इस कंपटीशन का मकसद क्या होता है? कि बैलेंस रखना होता है बिटवीन द अवेलेबल सोर्सेज एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज़। इसका मकसद क्या है? कि मेंटेन रखना है बैलेंस को बिटवीन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज़। नेक्स्ट इज प्रेडेशन। लेट्स सी व्हाट इज प्रेडेशन। इट इज़ इंटरेक्शन बिटवीन टू एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। दो स्पीशीज़ के दरमियान में इंटरेक्शन है। ये प्लांट्स की भी हो सकती हैं और एनिमल्स की भी हो सकती हैं। प्रेडेशन में क्या होता है? जो एक जानदार दूसरे जानदार पे अटैक करता है, उसको मारता है और उसको खा जाता है, और वो जानदार जिस पे अटैक होता है उसे कहते हैं प्रे। प्रेडेशन की हमारे पास चंद एग्जांपल्स हैं। ऑल कार्निवोर एनिमल, जितने भी कार्निवोर एनिमल्स हैं वो क्या हैं? प्रेडेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग प्रेज अपॉन मॉस्कीटोस। फ्रॉग जो है वो मॉस्कीटो को खाता है। फॉक्स जो हैं वो रैबिट्स को। तो ये कुछ प्रेडेटर्स की एग्जांपल्स हैं। कुछ जो प्रेडेटर्स हैं उन पर सेकेंडरी प्रेडेटर्स का भी अटैक होता है, एंड सेकंड वन इज प्रेड अपॉन बाय द थर्ड प्रेडेटर। उसके बाद थर्ड प्रेडेटर का भी। फॉर एग्जांपल फ्रॉग इज प्रेड अपॉन बाय स्नेक। फ्रॉग के ऊपर स्नेक का अटैक होता है और स्नेक जो है उसके ऊपर ईगल का। सो दिस इज़ अबाउट प्रेडेशन। तो आप इधर जो है वो देख सकते हैं डायग्राम में, कि डायग्राम में आप देख सकते हैं
जो फ्रॉग है वो एक इंसेक्ट को खा रहा है, जो स्नेक है वो आगे फ्रॉग को खा रहा है, जो फॉक्स है डायग्राम में आप देख सकते हैं रैबिट को खा रही है, और जो लाइन है वो ज़ेब्रा का। तो ये किसी एग्जांपल है, ये हमारे पास जो है वो प्रीडेशन की एग्जांपल है। इस तरह प्लांट्स में भी प्रीडेशन हो सकती है। पिक्चर प्लांट का देखेंगे कि ये किस पिक्चर की शेप में होता है। जब इसके अंदर जो इंसेक्ट जाता है तो ये इसका माउथ बंद हो जाता है। सनड्यू है, इसके ऊपर जो है ये भी एक प्लांट है जो कि प्रोटेक्शन करता है। वीनस फ्लाई ट्रैप है, इसके पास जब फ्लाई आती है तो ये फ़ौरन से बंद हो जाता है। तो ये बड़ा हैरत अंगेज सा मंजर होता है प्लांट्स के अंदर भी, कि उनके अंदर भी प्रिडेशन होती है। सो दिस वाज अबाउट प्रिडेशन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ प्रिडेशन, इसकी एग्जांपल भी आपने साथ में देनी है। सो दिस वाज अबाउट प्रिडेशन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिम्बियोसिस। तो ये क्या है, ये एक रिलेशनशिप है डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में, जिसमें वो इकट्ठे रहते हैं लॉन्गर या शॉर्ट पीरियड के लिए। तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ पैरासिटिज्म। पहले एग्जांपल क्या है, पैरासिटिज्म। इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्मॉलर पार्टनर है वो फूड को डिराइव करता है, जो लार्जर पार्टनर है उससे वो शेल्टर भी लेता है, और उसको जो अपना पार्टनर है उसको नुकसान भी पहुंचाता है। यानी कि ये दो पार्टनर जो है उनके दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें जो शॉर्ट पार्टनर है वो लार्ज पार्टनर से फूड भी ले रहा है और शेल्टर भी ले रहा है और उसको नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो जिस तरह की रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं पैरासिटिज्म। तो आपसे ये पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ पैरासिटिज्म, तो आपने ये उसके बारे में बताना है। इन टेम्परेरी पैरासिटिज्म द पैरासाइट जो अपना ज़्यादातर लाइफ साइकिल जो है वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में स्पेंड करता है। सिर्फ पैरासाइट के अंदर इसकी लाइफ का एक पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। इसकी एग्जांपल जो है वो लीच है, बेडबग है, मॉस्किटो है। ये ह्यूमंस के अंदर पैरासाइट की एग्जांपल है। जो परमानेंट पैरासिटिज्म है इसके अंदर क्या होता है कि जो वो लाइफ साइकिल जो है वो कम्प्लीटली जो है अपने होस्ट के अंदर ही कंप्लीट करते हैं। पैरासाइट जो है वो एक्टो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं और एंडो पैरासाइट्स भी होते हैं। एक्टो पैरासाइट्स जो है वो होस्ट के आउटसाइड रहते हैं, और जो एंडो पैरासाइट्स हैं वो अंदर रहते हैं होस्ट के। जो एंडो पैरासाइट्स हैं उनकी जो एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, टेपवन हैं, स्कैरस हैं, कुछ प्लांट्स भी हैं लाइक स्क्यूटा जिसको डोडर भी कहते हैं। ये प्लांट्स में पैरासाइट्स पाए जाते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स ग्रो स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट, इनकी स्पेशल रूट्स होती हैं। पैरासिटिक प्लांट्स जिनको कहते हैं हिस्टोरिया, ये होस्ट की बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जज़ब कर लेते हैं वेस्क्यूलर टिश्यूज़ के ज़रिए से। जो नेक्स्ट टाइप है वो म्यूचुअलिज्म है। इस टाइप में सिम्बियोटिक इंटरेक्शन में दोनों पार्टनर जो हैं वो एक दूसरे से फ़ायदा ही उठाते हैं। इसमें किसी को भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंच सकता। फॉर एग्जांपल जो टर्माइट्स हैं वो वुड को खाती हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जो प्रोटोजोन है वो इंटेस्टाइन के अंदर से रहता है, ये सेलुलोज एंजाइम जो है वो सिक्रेट करता है और वुड की सेलुलोज को जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है, और इसके नतीजे में जो टर्माइट है वो उसको फूड भी प्रोवाइड करता है और शेल्टर भी प्रोटोजोन को। इसी तरह से इसकी जो अगर और एग्जांपल है तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, जो कि लेग्यूम्स जो प्लांट्स हैं उनकी रूट नोड्यूल्स में रहता है, लाइक पी है, ग्राम है। ये बैक्टीरिया जो है वो प्लांट से फूड और शेल्टर रहते हैं और उसके नतीजे में नाइट्रोजन गैसेस को भी फिक्स करते हैं। सो दिस इज़ म्यूचुअलिज्म। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ म्यूचुअलिज्म, गिव एन एग्जांपल। तो इसमें आपने ये बताना है। नेक्स्ट इज़ कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक पार्टनर जो है उसको फ़ायदा होता है तो दूसरे को तो ना तो फ़ायदा होता है और ना ही नुकसान होता है। यानी कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक को फ़ायदा पहुँचता है दूसरे को ना फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है। तो इसकी एग्जांपल जो हमारे पास हैं एपीफाइट्स हैं, वो प्लांट्स हैं जो कि लार्जर प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, वहाँ से वाटर और मिनरल्स भी लेते हैं और फूड भी बनाते हैं उनके लिए। जो लार्जर प्लांट्स हैं ना तो उनको फ़ायदा होता है और ना ही किसी तरीके से उनको नुकसान पहुँचता है। इसी तरीके से जो सकर फिश जो हैं वो भी इसके एक एग्जांपल है। जो सकर फिश है ये शार्क से फ़िश के साथ अटैच हो जाती है स्कर्स के ज़रिए से, और जो शार्क है वो स्कर्स को इजी ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और नियर फीडिंग ग्राउंड्स भी। सो दिस इज़ अबाउट कमेंसलिज्म। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए व्हाट इज़ कमेंसलिज्म तो आपने इसकी डेफिनेशन भी बतानी है, इस रिलेशनशिप की टाइप और एग्जांपल भी बतानी है।
आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर मीन्स कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे कैसे कंजर्व किया जा सकता है। हम जानते हैं कि हम कोई भी जो चीज़ यूज़ करते हैं लाइक फूड है, पेट्रोल है, ये नेचुरल सोर्सेज से हासिल करते हैं। और जो रीन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो एयर हैं, वो आसानी से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन जो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज हैं लाइक इसकी एग्जांपल हमारे पास मिनरल्स और फॉसल फ्यूल्स हैं, उनको आसानी से रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता है एक दफ़ा वो ख़त्म हो जाए। तो हमें जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको जो है कंजर्व करने के लिए जो है वो सोचना पड़ता है, क्योंकि उनके जो रिजर्व हैं बहुत लिमिटेड होते हैं और ह्यूमंस जो हैं वो अपनी डेली नीड्स के लिए उन पर डिपेंडेंट होते हैं। जो रीन्यूएबल सोर्सेज हैं दे हैव टू बी judicially used to ensure sustainable use of resources in our environment. We should act upon the principle of 3R. 3R means reduce, reuse and recycle. Reduce, reuse and recycle. 3R का क्या मतलब है? Reduce, reuse and recycle। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे जो पहला R1 है वो क्या है? रिड्यूस। तो इसमें क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं लेस एंड शुड नॉट वेस्ट देम, इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज़ दिस प्रिंसिपल एट डिफरेंट प्लेसेस इन आवर डेली लाइफ्स में। हमें पानी को नहीं वेस्ट करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को भी नहीं, और फ्यूल को भी नहीं वेस्ट करना चाहिए। हमें जो है वो जौन सी चीज़ें जो हमारे यूज़ की नहीं है उन्हें फाड़ना नहीं चाहिए। हमें जो है वो शावर की जगह बकेट का यूज़ करना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा पानी वेस्ट ना हो। इस तरह से जो नेसेसरी लाइट्स ऑन होती हैं हमें उन्हें बंद करना चाहिए। और इस तरीके से हमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ जो है वो करना चाहिए अपनी गाड़ी की बजाय, ताकि जो वो फ्यूल है वो भी अननेसेसरी यूज़ ना हो। नेक्स्ट इज़ R2 यूज़। R2 यूज़ में जो है हमारे पास जो है वी शुड यूज़ थिंग्स अगेन एंड अगेन। हम इन चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो एनी मटेरियल, जो हमें गिलास हैं, कंटेनर्स हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं, पेपर्स, क्लॉथ्स हैं, उन्हें बाहर नहीं फेंकना चाहिए। उन्हें डोमेस्टिक लेवल पे यूज़ करना चाहिए तो बाहर फेंकने के बजाय। नेक्स्ट हमारे पास है R3 रीसाइकल। जैसा कि पेपर है, प्लास्टिक है और गिलास एक्सेट्रा, इनको जो है वो रिसाइकलिंग करना चाहिए। इनकी हमारे पास जो है वो रिसाइकलिंग करना चाहिए। दिस इज़ R3। सो प्लांट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। प्लांट्स जो है वो नेचर की कंजर्वेशन जो है वो किस तरह से करते हैं कि हम जानते हैं जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं। प्लांट्स जो हैं इम्प्रूविंग जो है द ओल्ड नेम इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। Now it is also called World Wide Fund for Nature. It is working on many projects related on the conservation of nature. तो इसके कुछ important programs हैं: improving sub watershed management, environmental awareness around अयोबिया नेशनल पार्क। अयोबिया नेशनल पार्क के गिर्द है ये सारी इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, यानी कि जो ये पूरा प्रोसीजर है वो वर्क कर रहा है इसको इम्प्रूव करने के लिए। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ऑफ जट्रोफा एंड मैनग्रोव्स एट डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा सिंध। इंडस बेसिन वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट द वाटर फ्लो नीडेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिवर इकोसिस्टम फॉर बेनिफिट ऑफ नियर बाई एरियाज। सो दिस वाज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कि किस तरह से होती है, किस तरह हमारे लिए बेनिफिशियल है और ये करना क्यों ज़रूरी है। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज़ डेंगू फीवर। तो पहले हम देखते हैं कि डेंगू फीवर वो क्या है। हम जानते हैं कि डेंगू फीवर एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मॉस्कीटोस एडीज इजिप्ट के काटने से होता है। ये मेजर हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है बहुत सारी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो डेंगू वायरस की 4 तरह की टाइप्स होती हैं और इन्फेक्शन से जो अगर रिकवरी हो जाती है तो इसके अगेंस्ट लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर इसकी बाकी तीनों किस्मों के अगेंस्ट अगर दोबारा से अटैक होता है तो फिर ये इम्यूनिटी जो है वो ज़रूरी नहीं होती। तो जो फीमेल एडिस मॉस्कीटो है इसमें ये क्या करता है, ये इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है। जब इन्फेक्टेड मॉस्कीटो जो है दूसरे पर्सन को
काटता है तो वायरस जो है वो अपना जो है वो ब्लड जो है उसके अंदर एंटर कर देता है और वाइट सेल्स पे अटैक करता है। इस वाइट सेल्स के अंदर जो वायरस जो है वो रिप्रोड्यूस करता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सीवियर केसेस में जो वायरस जो है वो लीवर को और बोन मैरो को अटैक करता है, जिसके नतीजे में जो है वो क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स जो है उनकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है और पर्सन को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दूसरी सिम्टम जो है इसमें फ़ीवर होता है, सीवियर हेडेक होती है, पेन होती है आइज़ के नीचे, मसल्स में और जॉइंट पेन्स और रैशेज़ होती हैं। बाज़ का जो डेंगू फीवर है वो डेंगी हेमरेजिक फीवर में भी कन्वर्ट हो जाता है इनटू डेंगी शॉक सिंड्रोम में। इट्स रिजल्ट्स इन ब्लीडिंग, जिसके नतीजे में ब्लीडिंग हो जाती है। जो लो लेवल्स हैं ब्लड प्लेटलेट्स के एंड ब्लड प्लाज्मा लीकेज के, इसमें क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर जो है वो डेंजरस लेवल तक फेल हो जाता है। इसकी कोई वैक्सीन जो है डेंगू फीवर की नहीं है। एडिस इजिप्ट जो है वो पानी के जो कंटेनर्स हैं स्टोरेज वाटर के और डिस्कार्डेड प्लास्टिक कंटेनर्स हैं और जो ऑटोमोबाइल्स टायर्स हैं, दूसरे आइटम्स हैं पानी को कलेक्ट करने के, रेन वाटर को, उनके अंदर जो है इसकी अफजाइश होती है। ये मस्कीटो जो है वो प्रॉपर सॉलिड वेस्ट के ज़रिए से कंट्रोल किया जा सकता है और इम्प्रूव्ड वाटर स्टोरेज प्रैक्टिस के ज़रिए से। स्मॉल फिश एंड क्रस्टियंस आल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर किलिंग द लार्वाe ऑफ मस्कीटोज। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ में इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा डिफरेंट स्प्रेज भी किए जा सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द डेंगू फीवर। This was about today's lecture, chapter number 16. I hope you must have understand this very well. Still, if you have any confusion, you can again ask me. Thanks and take